बहुत समय पहले की बात है, जब राजस्थान की उन धूल भरी पगडंडियों पर बंजारों का एक बड़ा सा काफिला चला करता था। उस काफिले में तरह तरह के लोग थे। कोई घोड़े बेचने वाला, कोई कपड़ों का व्यापारी, कोई गहनों का सौदागर और कोई जड़ी बूटियों का जानकार। इन्हीं सब के बीच थी एक युवा बंजारन जिसका नाम था चंपा। चंपा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज और चमक थी। जो भी उसे एक बार देख ले वह समझ जाता कि यह साधारण स्त्री नहीं है। चंपा के पास एक घोड़ा था, रतनकांत। वह कोई मामूली घोड़ा नहीं था। उसकी रफ्तार ऐसी कि हवा भी उसके आगे हार मान ले। रंग इतना काला कि जैसे अंधेरी रात की चादर, और आंखें ऐसी चमकीली जैसे आसमान में चमकते तारे। जब वह दौड़ता तो लगता मानो धरती पर बिजली कौंध रही हो। काफिले में हर कोई रतनकांत की तारीफ करता। लोग अक्सर कहते, चंपा, तेरा घोड़ा तो राजा महाराजाओं के लायक है, इसे बेच दे तो तेरी जिंदगी आराम से गुजर जाए। पर चंपा बस मुस्कुराकर जवाब देती, ये घोड़ा मेरा साथी है, मेरा भाई है। इसे मैं सिर्फ उसी को बेचूंगी जो इसकी असली कीमत समझे। एक दिन काफिला कीरतगढ़ नाम के समृद्ध कस्बे के पास पहुंचा। यह कस्बा अपने रंग बिरंगे बाजारों और भव्य हवेलियों के लिए जाना जाता था। कीरतगढ़ का जागीरदार था रघुवीर सिंह, एक ऐसा आदमी जो अपनी दौलत और रुतबे पर बेहद घमंड करता था। उसके पास पहले ही घोड़ों का बड़ा अस्तबल था, पर उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। जैसे ही उसे पता चला कि एक बंजारन के पास अद्भुत घोड़ा है, वह अपने कुछ लोगों के साथ काफिले तक पहुंचा। रतनकांत को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह, क्या घोड़ा है! ऐसा घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। बंजारन, ये घोड़ा बिकाऊ है क्या? चंपा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इसकी कीमत बहुत है। रघुवीर सिंह हंसते हुए बोला, कीमत की चिंता मत कर, मैं कीरतगढ़ का जागीरदार हूँ। बता, कितने चाहिए? चंपा ने थोड़ी सोचकर कहा, 200 सोने के सिक्के। यह सुनकर रघुवीर सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, पर आज मेरे पास इतने सिक्के नहीं हैं। तू कल सुबह मेरी हवेली में आ जा, मैं पूरे दाम दूंगा और घोड़ा ले लूंगा। चंपा ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। ठीक है जागीरदार साहब, पर सौदा पक्का है ना? रघुवीर सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का, मेरा वचन है। अगली सुबह चंपा ने रतनकांत को अच्छे से सजाया संवारा और जागीरदार की हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही कि आज उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो वह अपने पूरे काफिले की मदद कर सकेगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहरेदारों से कहा, मुझे जागीरदार साहब ने बुलाया है, घोड़े का सौदा करना है। पहरेदारों ने अंदर जाकर खबर दी। कुछ देर बाद रघुवीर सिंह बाहर आया, पर अब उसके चेहरे पर कल वाली मीठी मुस्कान बिल्कुल नहीं थी। वह ठंडे लहजे में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? चंपा चौंक गई। उसने कहा, जागीरदार साहब, मैं वही बंजारन हूँ जिससे आपने कल घोड़े का सौदा किया था। आप भूल गए क्या? रघुवीर सिंह ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कौन सा सौदा? मैंने तो कोई सौदा नहीं किया। और सबूत कहाँ है? तेरे पास कोई गवाह है? कोई लिखित समझौता है? चंपा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने हताश होकर कहा, लेकिन आपने खुद वादा किया था। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। रघुवीर सिंह हंस पड़ा। धोखा? अरे बंजारन, तू शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ। मैं इस इलाके का जागीरदार हूँ। अगर तू यहाँ हंगामा करेगी तो तुझे और तेरे पूरे काफिले को यहाँ से निकलवा दूंगा। अब चली जा यहाँ से। उसके सिपाहियों ने चंपा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चंपा हवेली के बाहर आ गई, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। काफिला उसी दिन आगे बढ़ने वाला था, इसलिए चंपा वापस लौट आई। जब लोगों ने पूरी बात सुनी तो सबने समझाया, चंपा, ये जागीरदार और ताकतवर लोग ऐसे ही होते हैं। हम गरीब बंजारे इनसे क्या लड़ेंगे? चल, इसे अपना नसीब समझ और आगे बढ़। लेकिन चंपा के भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ नया जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन प्रण लिया, नहीं, ये अन्याय ऐसे ही नहीं जाएगा। जिस चालाकी से जागीरदार ने मुझे ठगा है, मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। उसे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उस रात जब पूरा काफिला सो चुका था, चंपा अपने तंबू में अकेली बैठी सोच रही थी। उसके मन में तूफान मचा था। वो जानती थी कि सीधे लड़ाई करने से उसके पास न ताकत है न गवाह। पर चंपा सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत तेज दिमाग वाली भी थी। उसने सोचा,
रघुवीर सिंह समझता है कि मैं एक बेबस बंजारन हूँ, पर अब मैं उसे दिखाऊंगी कि एक स्त्री की बुद्धि किसी भी हथियार से ज्यादा धारदार हो सकती है। रात भर जागकर उसने एक योजना तैयार की। अगली सुबह उसने काफिले के एक बूढ़े व्यापारी से कहा, काका, मुझे कीरतगढ़ में कुछ दिन रुकना है। आप लोग आगे बढ़ जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बूढ़े व्यापारी ने चिंता से पूछा, बेटी, तू अकेली वहाँ क्या करेगी? वो जागीरदार बड़ा खतरनाक आदमी है। चंपा हल्का मुस्कुराई। चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरे लिए दुआ कीजिए। काफिला आगे बढ़ गया और चंपा अकेली कीरतगढ़ के पास एक छोटे से सराय में ठहर गई। अब उसने अपनी योजना पर काम शुरू किया। सबसे पहले उसने अपना पूरा रूप रंग बदल दिया। उसने साधारण बंजारन वाले कपड़े उतारे और एक सुंदर रेशमी साड़ी पहनी। अपने बाल संवारे, उनमें गजरा लगाया, माथे पर बड़ी बिंदी लगाई, हाथों में चमकते कंगन पहने। अब वो किसी बंजारन जैसी नहीं, बल्कि किसी रईस घर की बेटी जैसी लग रही थी। पर सिर्फ रूप बदलना काफी नहीं था, उसे महल में बिना शक उठाए प्रवेश करना था। उसने सराय के मालिक से कीरतगढ़ और जागीरदार के बारे में कई बातें पूछी। भाई साहब, यहाँ के जागीरदार रघुवीर सिंह, उन्हें क्या पसंद है? सराय का मालिक बोला, अरे बहन जी, उन्हें संगीत और नृत्य का बहुत शौक है। हर महीने हवेली में बड़ी महफिल सजती है, गायक नर्तकियां बुलाता है। ये सुनते ही चंपा की आंखों में चमक आ गई। यही रास्ता था। चंपा को बचपन से गाना बजाना आता था। रात को काफिले के लोग आग के पास बैठते तो उसकी मधुर आवाज सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। अब उसने तय कर लिया, यही कला उसका हथियार बनेगी। अगले दिन अपने नए रूप में वो कीरतगढ़ की गलियों में घूमने लगी। उसने बाजार से कुछ वाद्य खरीदे और शहर के लोगों से पता लगाया कि जागीरदार की अगली महफिल कब होने वाली है। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटी, अगले हफ्ते पूर्णिमा की रात जागीरदार की हवेली में बड़ी महफिल होने वाली है। वहाँ दूर दूर से कलाकार आएंगे। ये सुनकर चंपा ने मन ही मन मुस्कुरा दी। अच्छा, तो अब मुझे भी उसी महफिल में पहुंचना होगा, उसने सोचा। अगले कुछ दिन उसने तैयारी में बिताए। उसने अपने गायन का अभ्यास किया और ऐसे गीत चुने जो राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़े थे। साथ ही उसने अपने दिमाग में एक चालाक योजना भी गढ़ ली थी। वो जानती थी कि सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, उसे जागीरदार को उसी के खेल में फंसाना होगा। आखिर वो पूर्णिमा की रात आ ही गई। चंपा ने खुद को बेहद सुंदर तरीके से सजाया और फिर जागीरदार की हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची। पहरेदारों ने रोका। तुम कौन हो? चंपा ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं जयपुर से आई हूँ, एक गायिका हूँ। सुना है आज यहाँ बड़ी महफिल है, मैं जागीरदार साहब के सामने अपनी कला पेश करना चाहती हूँ। उसका रूप, उसका आत्मविश्वास और उसकी बोलने की शैली देखकर पहरेदारों ने बिना शक किए उसे अंदर जाने दिया। अंदर महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। बड़े बड़े दरबारी, व्यापारी और कलाकार बैठे थे। बीच में ऊंचे सिंहासन पर झुककर बैठा था रघुवीर सिंह, अपनी ही शान और अहंकार में डूबा हुआ। चंपा धीरे धीरे महफिल के कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपना ओढ़ना इस तरह चेहरे पर रखा कि कोई उसे पहचान न सके। कुछ देर तक वो चुपचाप महफिल को देखती रही। जब कुछ गायक और नर्तक अपनी प्रस्तुति देकर लौटे और जागीरदार ने उन्हें इनाम दिए, तभी उसने घोषणा की, क्या कोई और है जो अपनी कला दिखाना चाहता है? चंपा ने यही क्षण पकड़ा। वो धीरे से उठी, ओढ़नी का पल्ला हटाया और आगे बढ़ी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, महफिल में एक पल का सन्नाटा छा गया। उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास सबको हैरान कर रहा था। रघुवीर सिंह ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? चंपा मुस्कुराई। मैं दूर से आई एक यात्री हूँ जो बुद्धि और कला का सौदा करती है। उसका परिचय सुनकर दरबारी भी हैरान रह गए। ऐसा जवाब उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। रघुवीर सिंह ने कहा, अच्छा, तो दिखाओ अपनी कला। और तभी चंपा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरी महफिल मंत्रमुग्ध हो गई। उसके गीत सिर्फ सुंदर ही नहीं, उनमें गहरे अर्थ भी छिपे थे जो सीधे दिल तक उतरते थे। जब उसका गीत खत्म हुआ, पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। जागीरदार ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, क्या गायकी है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? चंपा ने शांत होकर कहा, जागीरदार साहब, मुझे धन की नहीं, एक चुनौती की तलाश है। सुना है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं। क्या आप मेरे साथ एक बुद्धि का खेल खेलेंगे? यह सुनकर रघुवीर सिंह के चेहरे पर घमंड फैल गया। वो बोला, बुद्धि का खेल?
मुझसे प्रतियोगिता? ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस तरह चंपा ने अपनी योजना का पहला कदम पूरी तरह सफल कर लिया। अब असली खेल शुरू होने वाला था, एक ऐसा खेल जिसकी जीत की नींव चंपा पहले ही रख चुकी थी। महफिल में सन्नाटा फैल गया। सब उत्सुकता से देखने लगे कि आगे क्या होगा। रघुवीर सिंह थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, तो बताओ सुंदरी, क्या खेलना चाहती हो? चंपा ने शांत स्वर में कहा, जागीरदार साहब, ये खेल पहेलियों का होगा। आप मुझसे एक पहेली पूछिए और मैं आपसे एक। जो हारेगा उसे दूसरे की एक शर्त माननी पड़ेगी। रघुवीर सिंह ने अपने दरबारियों की ओर देखा और ठहाका लगाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैंने आज तक कोई पहेली नहीं हारी। चंपा बोली, तो फिर आप ही पहले पूछिए। जागीरदार ने एक कठिन पहेली सुनाई। सुनो, वो क्या है जो सुबह 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैरों से और शाम को 3 पैरों से? दरबार के कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन चंपा ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया। ये बहुत आसान है जागीरदार साहब, ये मनुष्य का जीवन है। बचपन में वो हाथ पैरों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों की तरह। ये सुनते ही महफिल तालियों से गूंज उठी। रघुवीर सिंह थोड़ा चौंका पर घमंड बनाए रखते हुए बोला, अच्छा, तुम तेज दिमाग की हो, अब तुम्हारी बारी है। चंपा ने गहरी सांस ली। उसकी पहेली साधारण नहीं थी, उसमें घोड़े, सौदे और धोखे का संकेत छुपा था, इतने प्रतीकात्मक शब्दों में कि कोई सीधे सीधे समझ ना सके। वो बोली, सुनिए मेरी पहेली। एक व्यापारी था जिसके पास एक अनमोल रत्न था। एक राजा ने वो रत्न देखकर कहा, मैं इसे खरीदूंगा, कल आना। लेकिन जब व्यापारी अगले दिन गया तो राजा बोला, मैंने कोई वादा नहीं किया। अब बताइए, इस कहानी में सबसे बड़ा चोर कौन है? वो व्यापारी जिसने अपना रत्न किसी को दिखाया, या वो राजा जिसने अपना वादा तोड़ा, या वो समाज जो चुपचाप देखता रहा? पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। ये कोई खेल की पहेली नहीं, ये तो नैतिकता और न्याय पर सीधा सवाल था। रघुवीर सिंह थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि बात में कोई छुपा अर्थ है, पर घमंड अभी भी उसके चेहरे पर चढ़ा हुआ था। वो बोला, ये तो कोई पहेली नहीं, ये तो कहानी है। चंपा मुस्कुराई। जागीरदार साहब, यही तो पहेली है। सबसे बड़ा अपराधी कौन? रघुवीर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मेरे हिसाब से वो व्यापारी मूर्ख था। बिना पैसे लिए किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। चंपा ने पूछा, तो आपके अनुसार राजा का कोई दोष नहीं था? रघुवीर ने लापरवाही से कहा, राजा राजा होता है, जो चाहे करे। अगर वो व्यापारी को ठग ले तो ये उसका अधिकार है। ये सुनते ही महफिल में हल्की फुसफुसाहट